गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून एंड गुड इवनिंग माय डियर स्टूडेंट। जिस भी समय आप इस वीडियो को देख रहे हैं, आप जानते हैं सीबीएसई 9th क्लास हिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर दैट इज द फ्रेंच रेवोल्यूशन। और उसमें आपने प्यारे बच्चों देखा था पिछली वीडियो में कि किस तरीके से हमें मतलब ऐसा क्या हुआ कि वहां के राजा को गुलेटाइन कर दिया, मार दिया गया, मौत के घाट उतार दिया गया। तो आज जो आपका टॉपिक है दैट इज फ्रेंच सोसाइटी ड्यूरिंग द लेट 18th सेंचुरी, यानी कि फ्रांस में जो सोसाइटी थी वो किस तरीके से थी ड्यूरिंग द लेट 18th सेंचुरी। लेट 18th सेंचुरी यानी कि जो उनका 18th सेंचुरी मतलब 1700 से लेकर 1799, और लेट यानी कि जब हम 89 के आसपास की हम बात करें, 80, 90, 99 तक, राइट। तो आपको पता है फ्रेंच रेवोल्यूशन कब हुई थी? 1789 में। तो प्यारे बच्चों, किसी भी देश, किसी भी परिवार, किसी भी समाज के बारे में जब हमें उसकी आर्थिक स्थिति को हमें जानना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि कहीं ना कहीं जो पैसा है जब वो कम होने लगता है तो बहुत तरीके की प्रॉब्लम्स आने लग जाती हैं लाइफ के अंदर, है ना। तो वो आप अगर एज अ इंडिविजुअल देखेंगे, एज अ फैमिली देखेंगे, एज अ समाज आप देखेंगे, एज अ कंट्री आप देखेंगे, तो आपको पहले तो ये समझना पड़ेगा कि वहां की पॉलिटिकल और इकोनॉमिकल कंडीशन क्या थी, राइट। तो आप पॉलिटिकल कंडीशंस में देखेंगे प्यारे बच्चों की वहां के उस समय किंग थे, जैसा कि आप जानते हैं लुई 16, ठीक है। तो लुई 16 20 साल की उम्र में, यानी कि 1774 में, ये ईयर आपको याद रखना है 1 मार्क के इंपोर्टेंट क्वेश्चन के लिए। 1789 में फ्रेंच रेवोल्यूशन हुई, लेकिन ये जो लुई 16 है ये कब किंग बन गए थे? 1774 में। इनकी उस समय उम्र मात्र 20 साल की थी। और प्यारे बच्चों, ये एक बहुत बड़े परिवार से, जिसका एक इतिहास में बहुत बड़ा नाम है, दैट इज बॉर्बन फैमिली। तो ये बॉर्बन फैमिली से बिलोंग करते थे। और लुई 16, राइट, तो इनकी जो वाइफ थी वो ऑस्ट्रिया से थी। और ऑस्ट्रिया कहाँ है प्यारे बच्चों? आई होप कि आपको पता होगा ऑस्ट्रिया। दिस इज फ्रांस। ये जो शूज की शेप में है ये डिंगो शूज होता है, मैं आपको दिखाऊंगा। ये जो जूते की शेप में है, मैं ऐसा शूज डालता हूं। इसके बिल्कुल ऊपर आप यहां देखेंगे दिस इज ऑस्ट्रिया, ठीक है। यानी कि इधर ऑस्ट्रिया है और बीच में स्विट्जरलैंड है, इधर फ्रांस है, ऊपर जर्मनी। तो ऑस्ट्रिया की प्रिंसेस थी इनकी वाइफ, जिनका नाम था मैरी एंटोइनेटे, है ना। AN आर्टिकल्स आपको पता है, AN दा, तो एन वाला AN, टॉय टाइम्स ऑफ इंडिया का शॉर्ट फॉर्म TOI, NET नेट, TE मैरी एंटोइनेटे, ठीक है। ये ऑस्ट्रिया की प्रिंसेस थी। तो प्यारे बच्चों, जब लुई 16 ने गद्दी संभाली, उस समय जो है जो उसका जो धन था, पैसा था जो राज्य का, वो मतलब एम्प्टी था, एक तरीके से खत्म हो रखा था, ऐसा इतिहासकार बताते हैं आफ्टर द स्टडी। तो ये जो इतिहास जो उनका जो खजाना था जो ये खत्म हो रखा था प्यारे बच्चों, बिकॉज ऑफ लार्ज, एक बहुत लंबा लॉन्ग वॉर चला इनका, 100 ईयर का एक वॉर चला है बिटवीन इंग्लैंड एंड फ्रांस, है ना। इसके अलावा भी कई सारे वॉर्स चले हैं। तो इन वॉर्स के कारण जो है जो वहां का जो धन था वो खत्म हो चुका था, जो वहां जो पैसा था वो खत्म हो चुका था। यानी कि जब किंग लुई 16 जब किंग बने तो उस समय जो वहां का खजाना था वो खत्म हो चुका था। और इसके अलावा जो अमेरिका है, USA, अब आप अमेरिका का इसमें रोल देखेंगे और आप देखेंगे काफी चीजें जो आपको अमेरिका के बारे में भी पता चलेगी कि अमेरिका में उस समय इंडिपेंडेंस के लिए वॉर चल रहा था। 1776 में अमेरिका आजाद हुआ था, आपको पता है ना। तो उस जो 13 उनकी कॉलोनीज थी उस समय, आज तो 50 स्टेट्स हैं, तो स्टार्टिंग में जब 13 कॉलोनीज थी, उन कॉलोनीज को मतलब मदद की थी इन्होंने, फ्रांस ने, क्योंकि इन दोनों का, अमेरिका किसके अंडर में था? ब्रिटेन के अंडर में। तो फ्रांस की पहले से ही मतलब ब्रिटेन के साथ दुश्मनी थी, तो इसलिए अमेरिका का सपोर्ट उन्होंने किया टू डिफीट दी ब्रिटेन, राइट। तो यानी कि इसमें भी, और जब ये मदद की गई तो उस दौरान प्यारे बच्चों यहाँ पे आपको एक चीज याद रखनी है, जैसे हमारे यहाँ पे रुपया बोला जाता है पैसे को, वहां पर उस समय जब फ्रांस की क्रांति चल रही थी, फ्रेंच रेवोल्यूशन, उस समय वहां पे लिवरस बोला जाता था। पैसों को क्या बोला जाता था? लिवरस, LIVRES, लिवरस। 1 मार्क, सुपर इंपोर्टेंट क्वेश्चन। तो प्यारे बच्चों, जब पहले ही जब लुई 16 बने, उससे पहले 2 बिलियन लिवरस का ऑलरेडी डेब्ट था सरकार के ऊपर, है ना। खजाना तो खाली था ही था, साथ में लोन भी ले रखा था। तो जब उन्होंने जो अमेरिकन की जो 13 कॉलोनीज थी उनकी जब उन्होंने मदद की, तो उस समय उनका 1 बिलियन और जो है
मतलब उनको लोन लेना पड़ा। तो यानी कि आप देख रहे हैं 3 बिलियन तो लोन है। तो इस दौरान क्या हुआ, जो मनी लेंडर्स है ना, क्योंकि जो देश होता है उसको भी बड़े बड़े जो मतलब फ्यूडल्स होते हैं वो लोन देते हैं। तो वो जो लोन दे रहे थे पहले 5% में दे रहे थे, उन्होंने भी अपना लोन ऑफ इंटरेस्ट बढ़ा दिया और 10% कर दिया। ठीक है, आप पूरी कहानी को समझें कि हम कैसे, पहले हमने देखा कि अबाउट द लुई 16 उनकी वाइफ के बारे में देखा, फिर खजाना खाली है, उन्होंने अमेरिकन उनको मदद की, तो जिसके कारण 1 बिलियन लिवरस उनका और बढ़ गया, और जबकि 2 बिलियन लिवरस ऑलरेडी उनके ऊपर डेब्ट था, जिसके कारण जो मनी लेंडर्स थे उन्होंने अपना जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो बढ़ा दिया, 10% कर दिया। तो प्यारे बच्चों, इससे आप देखेंगे कि जो गवर्नमेंट है उसको अपने जो रेगुलर ऑफिसेज हैं वो चलाने में, मतलब वो तो चला ही रहे हैं, लेकिन उनका मैक्सिमम पार्ट जो है वो इंटरेस्ट को पे करने में लग रहे हैं, है ना। जो पहले 5% था वो 10% हो गया और 3 बिलियन लिवरस हो गए। तो इस वजह से उनका जो मैक्सिमम जो बजट था स्टेट का वो लोन पे करने में यानी इंटरेस्ट देने में लग जाता था। तो इस वजह से क्या हुआ, और इसके अलावा उनको अपने रेगुलर ऑफिसेज, कोर्ट्स, लॉयर्स, इन सभी जो उनके सरकारी तंत्र में काम कर रहे थे उनको भी उन्होंने चलाना था, स्कूल्स वगैरह। तो इसीलिए जो ऐसी जरूरत हुई कि स्टेट, जो फ्रांस स्टेट है उसने फिर उसको ये जरूरत महसूस हुई कि अब हमें टैक्स को इंक्रीज करना पड़ेगा। और आपने पिछले उसमें देखा था कि किस तरीके से पहले ही गरीबी इतनी थी, तो यहां से अगर टैक्स और इंक्रीज किया जाएगा तो बहुत ही बुरी हालात हो जाएगी। लेकिन अब आपको मैं बताता हूं कि ये तो हमने देखा उनके पैसों की क्या कंडीशंस थी, अब मैं आपको बताता हूं कि उनकी जो सामाजिक जो संरचना थी कैसे वो डिवाइड हो रखे थे प्यारे बच्चों। उसको आप देखेंगे कि जो फ्रांस का जो समाज था वो 3 हिस्सों में बटा हुआ था, उसको बोलते हैं स्टेट्स, है ना, ESTATES, स्टेट्स, 3 स्टेट्स में वो डिवाइडेड था। तो आपको पता है क्रिश्चियंस में, या जो पहले हमारे टाइम में मतलब हम देखें किसी भी कंट्री का, तो वहां पे धर्म का बहुत बड़ा रोल रहता है। तो सबसे पहला जो स्टेट था दैट इज क्लर्जी। क्लर्जी किसको बोलते हैं, जो चर्च से रिलेटेड काम करते हैं, जो चर्च में काम करते हैं ना, क्लर्जीज। सेकेंड नंबर पे थे नॉबल्स। नॉबल्स को आप बोल सकते हैं फ्यूडल्स। और फ्यूडल क्या होता है, अगर हम उसको बिल्कुल लेमन लैंग्वेज में समझें, जैसे इंडिया में जमींदार होते हैं ना, बड़े बड़े लैंडलॉर्ड्स। तो यानी कि पहले थे क्लर्जी, फिर आपने देखा नॉबल्स, और जो थर्ड जो स्टेट था उसमें कॉमन पीपल रहते थे। कॉमन पीपल में पीसेंट्स, आर्टिसंस, है ना, स्मॉल बिजनेसमैन, ये मतलब लैंड, छोटी छोटी जिनके पास लैंड है, तो ये कॉमन पीपल, यानी कि जो क्लर्जी नहीं है और नॉबल्स नहीं। तो इस तरीके से बटा हुआ था, कोई प्रॉब्लम नहीं है इस बटे हुए में भी। लेकिन टैक्स सिर्फ जो है वो थर्ड स्टेट ही देता था, और जो थर्ड स्टेट है उसकी टोटल पॉपुलेशन जो है, मतलब उसको अगर हम परसेंटेज में करें तो 90% पीपल जो है वो थर्ड स्टेट में आते थे। यानी कि फर्स्ट और सेकंड स्टेट को बाय बर्थ कुछ प्रिविलेजेस यानी कि विशेषाधिकार मिले हुए थे कि उनको टैक्स देने की जरूरत नहीं, यानी कि वो दोनों टैक्स नहीं देते थे। टैक्स कौन देता था, पूरा जो कॉमन पीपल है, यानी कि जो थर्ड स्टेट है। अब इसी के साथ और आप क्या देखेंगे कि जो फर्स्ट और सेकंड स्टेट हैं उनके पास पूरे फ्रांस का 60% लैंड था। आप समझ रहे हैं, यानी कि जो 10% पॉपुलेशन है, या थोड़े बहुत अगर हम थर्ड स्टेट वाले जो कॉमन पीपल है उसमें भी कुछ इन्फ्लुएंशियल रिच लोग थे, कुछ उनके पास हैं, नहीं तो मैक्सिमम 60% जो लैंड है फ्रांस की वो किसके पास है, फर्स्ट और सेकंड स्टेट के पास। तो आप यानी कि उनके पास इनकम का सोर्स भी नहीं है, यानी कि सारा इनकम का सोर्स तो उनके पास ही, और उनके ऊपर कोई टैक्स भी नहीं है। तीसरी चीज आप देखेंगे प्यारे बच्चों कि जो फ्रेंच सोसाइटी है, ये जो कॉमन पीपल है, इनको मतलब जो कुछ तो टैक्स इनको देने ही पड़ते थे, जो डायरेक्ट मतलब इनडायरेक्ट टैक्स थे। जैसे कोई भी चीज हम ले रहे हैं, हम आज भी अगर बाजार से कोई सामान खरीदते हैं तो हमें उसके ऊपर इनडायरेक्टली वी आर पेइंग टैक्स। कुछ डायरेक्ट टैक्स थे जिसको बोला जाता था टेले, है ना। डायरेक्ट टैक्स जो गवर्नमेंट लेती थी इन कॉमन पीपल से, जो इनडायरेक्ट टैक्स है वो तो है ही है, इसके अलावा जो इनडायरेक्ट टैक्स है जो सरकार से लिए जाता था, जो डायरेक्ट टैक्स है उसको बोलते थे TAIL, TAIL, ले, है ना, तेले, डायरेक्ट टैक्स को 1 मार्क। इसके अलावा जो क्लर्जीज थे, यानी कि जो फर्स्ट स्टेट है, वो जो टैक्स, वो भी एक टैक्स लेती थी, है ना। वो टैक्स का नाम था टिथिस, राइट। उसको क्या बोलते थे, टिथ से आप याद रखेंगे, टिथिस। यानी कि जो क्लर्जीज थे वो कॉमन पीपल से एक टैक्स लेते थे जिसको बोलते थे टिथिस, ठीक है। इसके अलावा जो सरकार है वो बहुत सारे इनडायरेक्ट टैक्स तो लेती थी, जो डेली जो हम कंजम्पशन करते हैं, चाहे वो
मतलब कोई भी चीज हो, खाने पीने की चीज हो, या जैसे आपके बुक में बोला हुआ है टोबैको है ना, सॉल्ट, ऐसी ऐसी चीजों के ऊपर। इसके अलावा जो फ्यूडल्स थे, देखो फर्स्ट स्टेट ने तो टैक्स ले लिया, दैट इज ठीक है, अब जो पूरी गवर्नमेंट ने भी ले लिया। इसके अलावा जो फ्यूडल्स थे, क्योंकि आपको पता है फ्यूडल बड़े बड़े जमींदार, उनके अंडर में पीसेंट्स काम करते थे, तो जो पीसेंट है उनको फ्यूडल्स के लिए उनके ड्यूज के तले वो दबे रहते थे, मतलब वो पैसे उनको कहीं ना कहीं देने ही पड़ते थे। और इसके अलावा उनको उनके घर के काम, उनके खेतों के काम, इसके अलावा अगर वो युद्ध में कहीं मतलब उनको जरूरत है तो वही जो लोग हैं उनको एज अ आर्मी पर्सन भी सर्व करते थे। तो मतलब एक तरीके से बड़ी बुरी कंडीशन थी। प्यारे बच्चों, 1789 से पहले की जितने भी पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन हैं उनको ओल्ड रिजीम बोला जाता है। ओल्ड यानी कि पुराना रिजीम, यानी कि 1789 एक ऐसी घटना है जिसके बाद जो भी समय आया है उसको न्यू रिजीम बोला जाता है। यानी कि अगर आपसे 1 मार्क का क्वेश्चन पूछा जाए व्हाट इज ओल्ड रिजीम, तो दैट इज जो पुराने वाला है ना। 1789 से पहले का जो समय है, उस समय की जो पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन है उनको ओल्ड रिजीम बोला जाता है। अब हम देखेंगे प्यारे बच्चों की आपकी बुक क्या कहती है, राइट। इन 1774, पहली डेट आपको याद रखनी है, लुई 16 ऑफ द बॉर्बन फैमिली, एक बिस्किट भी हम खाते हैं ना, तो उसी बिस्किट से आप याद रखेंगे। फैमिली ऑफ किंग्स ascended the throne of France. He was 20 years old and married to the Austrian princess Marie Antoinette. Upon his succession, the new king found an empty treasury. Treasury यानी खजाना, उसको खजाना खाली मिला, treasury empty. Long years of war had drained the financial resources of France. बहुत लंबे समय तक वो युद्ध लड़ रहे थे, जैसे मैंने बताया अकेले ब्रिटेन के साथ 100 साल का उनका युद्ध चला। Added to this was the cost of maintaining an extravagant court at the immense palace of Versailles. इसके अलावा वो काफी एक extravagant यानी फिजूल खर्ची पैलेस ऑफ वर्साइल्स का, प्यारे बच्चों, दुनिया में एक बहुत बड़ा नाम है ना। आप 10th में भी देखेंगे, जर्मनी हो, इटली हो, बहुत सारे ऐसे इंस्टीट्यूट्स हैं जो पैलेस ऑफ वर्साइल्स में हुआ है। बहुत एक बड़ा शानदार पैलेस है। तो इसकी रख रखाव में जो है पैलेस के बहुत ज्यादा एक्स्ट्रावेगेंसी, फिजूल खर्ची मतलब करते थे राजा अपनी शान शौकत के लिए, जो उनकी रानी थी मैरी एंटोइनेट। तो इसके ऊपर काफी एक्स्ट्रावेगेंट होता था, पैसा खर्च होता था फिजूल में। अंडर लुई 16 फ्रांस हेल्प्ड the 13 American colonies to gain their independence from the common enemy, यानी कि उनका common enemy ब्रिटेन। The war added more than a billion livres, livres यानी कि वहां की जो करेंसी है, to a debt that had already risen to more than 2 billion livres। जो पहले ही 2 बिलियन था उसमें 1 बिलियन और ऐड हो गया, because of they helped the American 13 colonies। Lenders who gave the state credit, जो स्टेट को क्रेडिट दे रहे थे, लेंडर्स पैसा देने वाले, नाउ बिगिन टू चार्ज 10% इंटरेस्ट ऑन लोन्स, यानी कि जो लोन दिया होता उसके ऊपर अब दे हैव स्टार्टेड 10%। सो द फ्रेंच गवर्नमेंट वाज ऑब्लाइज्ड, तो यानी कि अब फ्रेंच गवर्नमेंट को ये एक जरूरी हो गया, ऑब्लाइज्ड हो गया, टू स्पेंड एन इंक्रीजिंग परसेंटेज टू इट्स बजट, जो उसका टोटल बजट है उसमें ज्यादा उनको ऑन इंटरेस्ट पेमेंट एलॉन, यानी कि जो इंटरेस्ट है उसी को पे करने में ही उनको काफी टाइम लग जाता था। टू मीट इट्स रेगुलर एक्सपेंसेस सच एज द कॉस्ट ऑफ मेंटेनिंग एन आर्मी, उसके अलावा जो रेगुलर उनकी कॉस्ट है वो तो है ही है, द कोर्ट, रनिंग गवर्नमेंट ऑफिसेज और यूनिवर्सिटीज, द स्टेट वाज फोर्स्ड टू इंक्रीज टैक्सेस, तो उनको टैक्स इंक्रीज करने पड़ गए। येट इवन दीज मेयर्स वुड नॉट हैव सफाइस्ड, यानी कि फिर भी ये जो भी इन्होंने मेयरमेंट लिए ये इतने सफिशिएंट नहीं थे, इनफ नहीं थे। फ्रेंच सोसाइटी इन द 18th सेंचुरी वाज डिवाइडेड इनटू 3 स्टेट्स, द ओनली मेंबर ऑफ द 3rd स्टेट पेड टैक्सेस। मैंने बताया ना उनको बाय बर्थ कुछ प्रिविलेजेस मिले हुए थे, फर्स्ट और सेकंड को, वो उनको टैक्स नहीं देना है, तो सिर्फ 3rd जो स्टेट है वही देता था। The society of state was part of a feudal system that dated back to the Middle Ages, यानी कि वहां पे जमींदारी सिस्टम या feudal सिस्टम है जो बहुत पुराने समय से वहां पे चल रहा है। The term old regime, 1 mark super important question, is usually used to describe the society and institutions of France before 1789. Old regime before 1789, right? Figure 2 आप देख रहे हैं यहाँ पे, क्लर्जीज है फर्स्ट स्टेट में, सेकंड में आप देख रहे हैं नोबल्स जिनको फ्यूडल बोलते हैं, फिर 3rd स्टेट में बिग बिजनेसमैन भी हैं, मर्चेंट्स भी हैं, कोर्ट ऑफिशियल, लॉयर्स है ना, पीसेंट्स एंड आर्टिसंस, स्मॉल पीसेंट्स, लैंड लेस लेबरर्स, सर्वेंट्स, ये सारे के सारे 3rd स्टेट में आते हैं। तो ये क्या कह रहे हैं, शोज हाउ द सिस्टम ऑफ स्टेट इन फ्रांस सोसाइटी वाज ऑर्गेनाइज्ड। पीसेंट्स मेड अप
अबाउट 90% ऑफ द पॉपुलेशन, यानी कि जो कॉमन पीपल है, जो पीसेंट्स है वो, और टोटल पॉपुलेशन फ्रांस की इस समय 1789 में 28 मिलियन थी प्यारे बच्चों। आपको याद रखना है, आगे भी आप देखेंगे 28 मिलियन, जो एक काफी इंक्रीज हुआ था, पहले 23 मिलियन थी लगभग, और वो बहुत जल्दी 28 मिलियन, यानी कि जिस समय हम बात करें इस समय वहां की फ्रांस की पॉपुलेशन क्या थी, 28 मिलियन। तो उसमें से 90% जो है पीसेंट्स थे। हाउएवर ओनली अ स्मॉल नंबर ऑफ देम ऑन द लैंड दे कल्टिवेटेड। अबाउट 60% ऑफ द लैंड वाज ऑन्ड बाय नोबल्स, द चर्च एंड अदर रिच मेंबर्स ऑफ द थर्ड स्टेट, यानी कि कुछ थर्ड स्टेट में से भी जो रिच थे। द मेंबर्स ऑफ द फर्स्ट टू स्टेट, दैट इज द क्लर्जी एंड द नोबिलिटी, एंजॉयड सर्टेन प्रिविलेजेस, प्रिविलेजेस यानी विशेषाधिकार, बाय बर्थ, है ना, जन्म से ही। द मोस्ट इंपोर्टेंट ऑफ दीज वॉज एग्जम्पशन फ्रॉम पेइंग टैक्सेस टू द स्टेट, यानी कि आपसे पूछा जाए कि किनको एग्जम्पशन मिला हुआ था कि उनको टैक्स देने की जरूरत नहीं है, तो वो दैट इज फर्स्ट स्टेट एंड सेकंड स्टेट। द नोबल्स फर्दर एंजॉयड, अब जो नोबल्स हैं यानी कि फ्यूडल हैं, वो फर्दर एंजॉय करते थे कुछ उनको जो विशेषाधिकार मिले हुए थे, प्रिविलेजेस। दीज इंक्लूडेड फ्यूडल ड्यूज, यानी कि जो उनसे वो अपने पीसेंट से जो भी उनसे मतलब किराया लेते थे उनको फ्यूडल ड्यूज बोल रहे हैं, विच दे एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द पीसेंट्स। पीसेंट वर ऑब्लाइज टू रेंडर सर्विस टू द लॉर्ड, उनको अपने लॉर्ड को सर्विसेज देनी पड़ती थी, टू वर्क इन हिज हाउस एंड फील्ड्स, टू सर्व इन द आर्मी और टू पार्टिसिपेट इन बिल्डिंग रोड्स, यानी जो रोड वगैरह बिल्डिंग्स या कुछ भी जो बन रही है उसमें भी उनको फ्री ऑफ कॉस्ट उनको अपनी सहायता देनी पड़ती थी। द चर्च, अब हम बात करें चर्च, टू एक्सट्रैक्टेड इट्स शेयर ऑफ टैक्सेस कॉल्ड टिथिस, TITHES है, इसकी स्पेलिंग याद रखना। और जो टिथिस होता है प्यारे बच्चों, ये जो आपकी टोटल एग्रीकल्चर प्रोडक्शन हुई है उसका 1/10 हिस्सा आपको देना होता है। टिथिस को जब हम पढ़ेंगे, टैक्स लीव्ड बाय चर्च कंप्राइजिंग 1/10 ऑफ द एग्रीकल्चर, जो भी उसकी प्रोडक्शन हुई उसका 1/10 चर्च को आपको देना पड़ता है, उसको बोलते हैं टिथिस, राइट, जो कि कौन लेता था, चर्च, क्लर्जीज। एंड फाइनली ऑल द मेंबर्स ऑफ द थर्ड स्टेट हैड टू पे टैक्सेस टू द स्टेट। दीज इंक्लूडेड डायरेक्ट टैक्स कॉल्ड तेल ले, ताकि हम स्पेलिंग इसकी याद रख लें, इसलिए मैं इसको बोल रहा हूं तेल, TAILLE, and a number of indirect taxes which were levied on articles of everyday consumption के like salt or tobacco. The burden of financing activity of the state through taxes were borne by the third state alone, यानी कि जो टैक्सेस अभी बढ़ेंगे या जो बढ़ गए या जो बढ़ने वाले हैं उसका सारा का सारा, और पहले ही आपको पता है 90% उनके पास ना लैंड है और प्राइसेस इतने बढ़ चुके हैं, पॉपुलेशन इतनी बढ़ चुकी है, ना उनके पास कोई रोजगार है। तो इसकी वजह से आप देख रहे हैं कि ये जो हमने एक तो प्रिंसेस के बारे में देखा और कैसे उनका ट्रेजर खत्म हो चुका था वो हमने देखा, और उसकी सोसाइटी कैसे डिवाइडेड थी उसको देखा, उनकी करेंसी को क्या बोलते हैं, लिवरस, चर्च कौन सा टैक्स लेता है वो हमने देखा, गवर्नमेंट कौन सा टैक्स ले रही है वो देखा, फ्यूडल्स किस तरीके से अपने जो पीसेंट्स है उनसे फ्यूडल ड्यूज लेता है या जो उनसे एक्स्ट्रा काम करवाता है अपने घर में, मेकिंग रोड, फील्ड्स में, राइट। तो हमने ये उनका सोशल स्ट्रक्चर समझने की कोशिश की। यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या बनता है प्यारे बच्चों आपका, कि जब किंग लुइस 16 जब किंग बने तो उस समय फ्रांस की क्या हालात थी, तो उसमें आपको क्या याद रखना है प्यारे बच्चों, आप इसको किसी भी तरीके से याद कर सकते हैं, बट मैं आपको क्लिक भी दूंगा, आप इसका पहला अक्षर याद रखेंगे, ELE, फिर फ्रांस ने हेल्प की 13 अमेरिकन कॉलोनीज को कॉमन एनिमी, राइट। द वॉर एडेड अ बिलियन लिवरेज, यानी कि 1 बिलियन और एड हो गया लिवरेज देख रहे हैं ना, ऑलरेडी मोर देन 2 बिलियन लिवरेज, उनके पास पहले ही 2 बिलियन लिवरेज था। लेंडर्स यानी कि जो मनी लेंडर हैं जिन्होंने ये दिया, क्रेडिट दिया, उन्होंने 10% कर दिया इंटरेस्ट ऑफ लोन। गवर्नमेंट बाउंड टू स्पेंड मोर ऑन इंटरेस्ट, अब उनको अपने इंटरेस्ट, क्योंकि इंटरेस्ट ज्यादा हो गया लोन पे तो वो ज्यादा देने में उनको पैसा ज्यादा लगाना पड़ा। रेगुलर एक्सपेंसेस जो थे उनके, लाइक आर्मी, कोर्ट्स, ऑफिसेज, स्कूल्स, यूनिवर्सिटीज, तो उनको भी उन्होंने चलाना था। स्टेट फोर्स टू इंक्रीज टैक्सेस, तो ओल्ड रिजिम एंड न्यू रिजिम आपने देखा 1789 से पहले। तो मैं ऐसी उम्मीद करता हूं कि आपको क्लर्जी समझ में आ गया होगा, चर्च वो टिथिस लेते हैं जो उनका टैक्स है, नोबिलिटी को फ्यूडल बोलते हैं और फ्यूडल ड्यूज सर्विसेज टू द लॉर्ड, कॉमन पीपल ऑल द टैक्स बियर करते हैं, डायरेक्ट टैक्स तेले एंड नंबर ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस ऑन एवरीडे कंजम्पशन। 60% लैंड जो है ऑन की जाती है बाय नोबल्स एंड क्लर्जीज, एंड प्रिविलेज भी इनको मिला हुआ है बाय बर्थ नॉट टू गिव एनी टैक्स।
तो मैं ऐसी उम्मीद करता हूं प्यारे बच्चों, आपकी इसकी पॉपुलेशन 28 मिलियन थी इस समय फ्रांस की। आपको ये टॉपिक क्लियर हुआ होगा। फिर भी अगर आपको कोई डाउट है तो प्यारे बच्चों आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछेंगे। दिस इज फॉर योर क्लिक। यस 1774 में वो बने थे, डेट आपको याद रखनी है। एंड दिस इज फॉर दिस क्लिक। गॉड ब्लेस यू ऑल, लव यू ऑल।